Hello everyone, I am Yamini Thukla and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वाटर का हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे प्लांट्स के अंदर। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ट्रांसपिरेशन, जो कि फिनोमिना हमारे प्लांट्स एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। सो जब हम लोग ट्रांसपिरेशन के डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज द इवेपोरेशन, इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ द वाटर बाय द प्लांट्स एंड इट अकर्स मेनली थ्रू द स्टोमेटा। ऐसे कुछ हमारे स्टोमेटा लगते हैं, है ना, बीन शेप्ड होते हैं हमारे स्टोमेटा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली वाटर ट्रांसपिरेशन इज द वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमारे ट्रांसपिरेशन की यही डेफिनेशन है, इट इज द वाटर लॉस ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और जब वाटर हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में ही निकलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। पर ट्रांसपिरेशन इट इज द वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर एंड इट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो है इट अकर्स। सो बिसाइड्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इट ऑल्सो अकर्स बाय द स्टोमेटा। So normally the stomata, they are open in the daytime and closed during the night time. Open in the day, why? To absorb sunlight. To absorb sunlight. Because sunlight is responsible for giving energy. It provides energy for photosynthesis which occurs during the night. तो सुबह ही प्लांट जो है उस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है स्टोमेटा खोल के, और रात में जब वो अपना खाना बनाता है इसी एनर्जी को यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए। सो क्लियर, ट्रांसपिरेशन इज द एवापोरेटिव लॉस ऑफ द वाटर बाय द प्लांट, इट अकर्स बाय द स्टोमेटा। और इसमें क्या होता है, वाटर वेपर के साथ साथ स्टोमेटा का और क्या फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द स्टोमेटा, दे आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड दे आर क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। So the immediate cause of opening or closing of a stomata is the change in the turgidity of the guard cells। अब जब हम लोग गार्ड सेल्स की बात करें तो ये हमारे जो ये बीन शेप्ड होते हैं, ये हमारे गार्ड सेल्स होते हैं। अब जब इमीडिएटली हमारा स्टोमेटा या तो ओपन हो रहा है या फिर क्लोज हो रहा है, ये किसकी टर्जिडिटी की वजह से हो रहा है, इन्हीं सेल्स की वजह से, ये गार्ड सेल्स की वजह से, है ना, ऐसे हो रहा है। सो दिस इज ड्यू टू दी टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी की वजह से, या तो गार्ड सेल्स ऐसे रहेंगे तो स्टोमेटा क्लोज, ऐसे रहेंगे तो स्टोमेटा ओपन। तो बेसिक फंक्शन, हमारा जो मेन फंक्शन है वो हमारे कौन परफॉर्म कर रहे हैं, गार्ड सेल। सो द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर ऑफ द स्टोमेटल अपर्चर, इट इज थिक एंड इलास्टिक। तो जो ये वाली जगह होती है ना गार्ड सेल की, ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है, जो इनर वॉल होती है हमारे गार्ड सेल की, इट इज थिक एंड इट इज इलास्टिक। क्योंकि इलास्टिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग में यही मेनली जो है हमारी एड करती है। सो इट शुड बी थिक and it should be elastic. So when turgidity increases within the two guard cell which flank each stomatal aperture, the thin outer walls they bulge out. जब turgidity बढ़ती है तो the walls they bulge out and their inner walls into a crescent shape. ऐसी शेप होती है ना हमारी क्रेसेंट शेप। तो जब टर्जिडिटी बढ़ती है तो ये वाले जो आउटर वॉल है ये क्या होता है, ये बल्ज आउट हो जाती हैं और इनर वॉल्स को बोलती हैं कि प्लीज मेंटेन अ क्रेसेंट शेप, जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा ओपन हो जाए। अब अच्छा ये बात बताओ, ये हमारा नॉर्मल स्टोमेटा है ना, ये हमारा नॉर्मल स्टोमेटा इन द क्लोज्ड फॉर्म। जैसे हमारी वॉल्स जो है बल्ज आउट करेंगी, जैसे हमारी आउटर वॉल्स जो हैं वो बल्ज आउट करेंगी, तो इनर वॉल्स ऐसे तो इंटैक्ट रहेंगी नहीं, उनको भी जो है पूरा ऐसे क्रेसेंट शेप मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो जो वॉल्स है वो इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि ये चीज़ जो है हमारी इतनी ज़्यादा थिक हो जाएगी कि वो फट जाएगी, है ना। इतना फ्लेक्सिबल तो कोई नहीं होता, इसलिए उसी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हुए अंदर वाली वॉल्स भी जो हैं हमारी क्रेसेंट शेप अटेन कर लेती हैं। So the opening of the stoma is also aided due to the orientation of the microfibrils। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि गार्ड सेल्स के अंदर हमारे ये थिन फिलामेंट्स है which are known as the microfibrils, है ना। ये जो हमारे थिन फिलामेंट्स है these are known as the microfibrils। तो microfibrils से कैसे मदद मिलती है, जो microfibrils है they help in alternating closing and the opening of the stoma cells। ठीक है, गार्ड सेल्स को जो ऐसे 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 इलास्टिक, कुछ बीच में इलास्टिक होना चाहिए ना, वही इलास्टिक जो है ये हमारे माइक्रोफाइब्रिल्स है।
सो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स दे आर ओरिएंटेड रेडियली रादर देन लॉन्जिट्यूडनली। तो जो हमारे ये सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं, जो ये माइक्रोफाइब्रिल्स है ना बच्चे, ये हमारे सेल्यूलोज के बने होते हैं। ये आप देख सकते हो रेडियली है, ऐसे लोकेटेड है ना, ऐसे लोकेटेड है, ना कि ये लॉन्गिट्यूड। अगर लॉन्गिट्यूडनल होते तो वो ऐसे जाता, स्टोमेटल अपर्चर ऊपर की तरफ खुलता या नीचे की तरफ खुलता। रेडियली है तो वो ऐसे स्ट्रेच करेगा, है ना, रेडियली है तो वो ऐसे स्ट्रेच करेगा। सो व्हेन द गार्ड सेल्स दे लूज द टर्गर ड्यू टू द वाटर लॉस, टर्जिडिटी बड़ी थी तो क्रिसेंट शेप अटेन किया था, पर जब जो है वो टर्जिडिटी को लूज करते हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, द इलास्टिक इनर वॉल्स रीजन दे regain their original shape and the guard cells they become flaccid and the stoma it closes। तो क्या होता है कि जब इसके अंदर से वाटर लॉस हो जाएगा, जब हमारे गार्ड सेल के अंदर से वाटर लॉस हो जाएगा, टर्जिडिटी कम हो जाएगी, तो आउटर वॉल्स भी जो है अपनी रीगेन कर लेंगी शेप और इनर वॉल्स भी रीगेन कर लेंगी, दे बिकम फ्लैसीड एंड द स्टोमा इट क्लोजेस एंड द स्टोमा इट क्लोजेस। फ्लैसीड का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल शेप इन द रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स्ड शेप, रिलैक्स्ड शेप, ठीक है। So usually the lower surface of the dorsiventral, which is often dicotyledonous leaf, it has lower number of stomata, it has greater number of stomata। जब हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो जो हमारा लोअर सरफेस होता है वहाँ पे मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, जबकि जो आइसोबाइलेटरल लीव्स होती हैं, जो कि मोनोकोटिलिडनस लीफ होती हैं, दे हैव स्टोमेटा इक्वल ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन इट इज अफेक्टेड बाय सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, स्पीड। ये सारे के सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है हमारे ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। So the plant factors that affect transpiration they include number and distribution of the stomata, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे हमारे स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना उनका नंबर है। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। वाटर स्टेटस से हमें ये पता चलेगा कितने जो है स्टोमेटा खुलेंगे, टर्जिडिटी कितनी होगी। सो जब हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ की बात कर रहे हैं तो नीचे वाला जो सरफेस होता है ना, नीचे वाला, जब हम लोग डाइकोटिलेडनस लीफ की बात कर रहे हैं तो उसके नीचे वाले सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, और जब हम आइसोबाइलेटरल की बात करते हैं जो कि मोनोकोटिलेडनस होते हैं लीव्स, उनमें ऊपर और नीचे सरफेस, दोनों सरफेस पे लीफ के इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा होता है। ट्रांसपिरेशन इट इज अफेक्टेड बाय मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि नॉर्मल एक्सटर्नल फैक्टर्स सब कुछ अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, स्पीड, विंड, ये सब कुछ। और प्लांट फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं? द नंबर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा, द परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा कितने हैं, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे प्लांट के फैक्टर्स हमारे ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करते हैं। So the transpiration driven ascent of xylem sap in mainly depends on the following physical properties of water। तो जो ट्रांसपिरेशन हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था असेंट ऑफ सैप की थ्योरीज, है ना, तो हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से भी जो है हमारा असेंट ऑफ सैप होता है ना, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से हमारा असेंट ऑफ सैप होता है, जिसके अंदर हमारी टेंशन होती है किसकी? ट्रांसपिरेशन की। कोहेजन होती है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब ये फोर्सेस होती है, कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, और अधेशन होती है बिटवीन वाटर एंड वेसल्स और ट्रेकीड्स, है ना। तभी जो है हमारा जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर मूव कर पाएगा, अगर उसकी वेसल्स के साथ जो है अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छा कोई फोर्स लगा हुआ है। तो अगर आपने ये मेरी ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाली लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे पिछली लेक्चर को देख सकते हैं बाय गोइंग इनटू माय प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको मेरे जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो जो ट्रांसपिरेशन पुल हमारा होता है फॉर द असेंट ऑफ सैप, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कोहेजन विच इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर को बिखरना नहीं चाहिए, वाटर को इकट्ठे रहना चाहिए, तो उनके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो फोर्सेस होंगे उसे हम लोग कोहेजन कहेंगे। इन शॉर्ट मैंने आपको ये बता दी थी पूरी थ्योरी। देन अधेशन विच इज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द पोलर सरफेस सच एज दी ऑन दी ट्रेकरी एलिमेंट्स, है ना। उसके बाद में लास्ट हमारा आता है सरफेस टेंशन। वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन द गैसियस फेज। सरफेस टेंशन हमारा जो होता है वो क्या कौन डेवलप करता है? हमारा ट्रांसपिरेशन पुल।
हमारा जो ट्रांसपिरेशन पुल है बेसिकली वो ही सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज, पर वाटर मॉलिक्यूल एक अगर लिक्विड फेज का और एक गैसियस फेज का है वो साथ में नहीं अट्रैक्ट होगा, वो साथ में नहीं बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? So these properties they give water high tensile strength, that is an ability to resist the pulling forces, and high capillarity, that is to rise up in the tubes. ठीक है? So in plants capillarity it is aided by the small diameter of the trachea elements which are the tracheids and vessels. So capillarity हमारी कैसे इंड्यूस होती है, जो कि हमने थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी के अंदर देखी थी, वो भी आप मेरे पिछले लेक्चर के अंदर जाके देख सकते हैं। So जो कैपिलैरिटी है it is aided by a small diameter of the trachea elements which are the tracheids and the vessel elements। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलैरिटी, कि अगर हमने कोई ग्लास ट्यूब पानी के अंदर रखी है तो अपने आप जो है कैपिलैरिटी के थ्रू उस कैपिलरी के अंदर वाटर राइज करेगा। वही जैसे कि जो ट्रैकरी एलिमेंट्स है अगर हम लोग उन्हें वाटर के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके अंदर अपने आप वाटर राइज करेगा। So the process of photosynthesis it requires water. So the system of xylem vessels from the root to the leaf vein it can supply the needed water. As the water evaporates through the stomata, since the thin film of water over the cells is continuous, it results in the pulling of water molecule into the leaf from the xylem. So because of the lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity, plant के अंदर water vapor ज़्यादा होता है than the atmosphere, क्योंकि atmosphere के अंदर उस टाइम पे lower concentration होता है, तो क्या होता है, the water it diffuses into the surrounding medium and this it creates a pull. So the measurements they reveal that the forces generated by transpiration it can create pressure sufficient to lift a xylem sized column of water over 130 meters high। तो ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये अकेले 130 मीटर्स जो है लेके जा सकता है वाटर को। सो वाटर मूवमेंट इन द लीफ, हम इसमें देख सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट कैसा हो रहा है। इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ इट सेट्स अप अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड द स्पेसेस ऑफ द लीफ। So the gradient it is transmitted into the photosynthetic cells and the water fills xylem in the leaf vein। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा स्टोमेटल पोर है, ये हमारा डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो रहा है। तो यहाँ जाइलम से क्या हो रहा है, हमारे जाइलम से पानी आ रहा है और अंदर और बाहर के बीच में जो है हमारा एक ग्रेडियंट बना हुआ है, एक प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ है बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनर लीफ। तो उसकी वजह से जो हमारे डिफ्यूजन है वो वाटर वेपर का इन द सराउंडिंग मीडियम हो रहा है। So transpiration and photosynthesis a compromise। So transpiration has more than one purpose। क्या क्या होता है, सबसे पहला creates a transpiration pull for absorption and the transport of water in the plants। Transpiration other than just evaporation of the water vapor from the plant, it creates a transpiration pull जिसकी वजह से पूरे प्लांट को जो है पानी मिलता है, पूरे प्लांट को पानी मिलता है। It supplies water for the photosynthesis। Then it transport minerals from the soil to all parts of the plant, जैसे कि मैंने आपको बताया। It cools down the leaf surface 10 to 15 डिग्री सेल्सियस जो है it cools down the leaf surface। जैसे बहुत ही ज़्यादा हीट है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जब वाटर लॉस हो रहा होता है तो उसके ऊपर जब विंड आएगी तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देती है लीफ को। इट कैन लोअर डाउन अप टू 10 to 15 डिग्रीज। Maintains the shape and the structure of the plant and it helps in making the cell turgid। अगर वाटर ज़्यादा होगा ना तो सेल्स हमारे टर्जिड रहेंगे। So an actively photosynthesizing plant has an insatiable need for water। So photosynthesis it is limited by available water। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही photosynthesis होगा, जितना पानी कम होगा मतलब उससे लिमिट हो जाएगा हमारा photosynthesis। So we can say that photosynthesis it is carried out by the presence of water। ठीक है, so the humidity of rainforest it is largely due to the vast cycling of the water from the root to the leaf to the atmosphere and back to the soil। तो जो रेन फॉरेस्ट के अंदर हमारी इतनी ह्यूमिडिटी है, हमारी ह्यूमिडिटी का कारण क्या होता है, अगर नॉर्मली भी हम लोग डेज के अंदर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी का हमारा कारण क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द साइक्लिंग ऑफ द वाटर। प्लांट से रूट से लीव गया, लीव से इवेपोरेट हुआ, देन उसके बाद में इन द फॉर्म ऑफ रेन इट कंडेंसेस बैक टू द सॉइल, तो उसकी वजह से हमारी जो है ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो वही बताया है कि जो रेन फॉरेस्ट की ह्यूमिडिटी है इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली।
So the evolution of the C4 photosynthetic system, it is one of the strategies for maximizing the availability of carbon dioxide, जिससे कि हम लोग water loss minimize कर सकते हैं. जो C4 plants है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे पिछले चैप्टर के लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो है सब कुछ बताया, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर भी बताया है. मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि C4 प्लांट्स के अंदर ऐसी कैसी कौन सा मैकेनिज्म होता है, कौन सी स्ट्रैटेजी होती है जिसकी वजह से वो CO2 की अवेलेबिलिटी से भी उनको फर्क नहीं पड़ता और वो वाटर लॉस बिल्कुल मिनिमम करते हैं. The C4 plants, they are efficient twice as C3 plants in terms of fixing the carbon dioxide and making the sugar, making the food. So a C4 plant, it loses half as much as water as C3 plants for the same amount of carbon dioxide fixed. तो चलिए एक बारी पूरे प्रोसेस को दोबारा से देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं. जब हम लोग ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ द वाटर बाय द प्लांट्स. इट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपिरेशन क्या काम करता है? द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. द स्टोमेटा, दे आर नॉर्मली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट. सो जो इमीडिएट कॉज होता है, जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, वो किसकी वजह से होता है? बाय द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल. गार्ड सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स भी होते हैं जो कि सेलुलोज के बने होते हैं. सो जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की, वो थिकेंड होती है. जब इंक्रीज होती है टर्जिडिटी तो क्या होता है? आउटर वॉल एक्सटेंड करती है, वो इनर वॉल को भी पुल करती है, जिससे कि जो है बल्ज आउट होती है और स्टोमेटल पोर दे ओपन एंड द गार्ड सेल्स दे अटेन अ क्रेसेंट शेप. ओके, सो जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जो टर्जिडिटी कम हो जाती है, द स्टोमेटा दे अटेन अ नॉर्मल शेप और वो फ्लसीड हो जाते हैं. ठीक है. सो जो लोअर सरफेस होता है हमारा डाइकोटिलिडनस लीफ का, इट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा. पर जब आइसोबाइलेटरल लीफ की बात करें, जो कि हमारे मोनोकोटिलिडनस लीफ के अंदर होता है, upper and the lower surface both have the same number of the stomata. Transpiration, it is affected by several external factors like the temperature, light, humidity and the speed. जो plant factors हमारे affect करते हैं, they include the number and the distribution of the stomata, percent of the open stomata, water status of the plant and canopy structure. So जो हमारा transpiration है, इट ड्राइव्स द असेंट ऑफ जाइलम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: कोहेशन, अधेशन एंड द सरफेस टेंशन. कोहेशन इज द म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. अधेशन इज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द ट्रैकेरी एलिमेंट्स. एंड लास्टली सरफेस टेंशन, विच इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन पुल. इसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज, पर एक लिक्विड फेज का मॉलिक्यूल इट इज नॉट अट्रैक्टेड टू द वाटर मॉलिक्यूल इन द गैसियस फेज. सो इसकी वजह से क्या होता है? वाटर में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं पुलिंग फोर्स को, और हाई कैपिलैरिटी होती है, विच इज टू राइज अप इन द ट्यूब्यूल्स. सो इसके बाद में क्या होगा हमारा? जो अपार्ट फ्रॉम वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन का और क्या काम होता है? इट क्रिएट्स अ ट्रांसपिरेशन पुल, water for photosynthesis, minerals from the soil to all parts of the plants, cools the leaf sometimes 10 to 15 degrees, maintains the shape and the cell turgidity. तो इसमें ये बताया गया है कि C4 फोटोसिंथेटिक प्लांट्स का एवोल्यूशन इसी वजह से हुआ था, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द वाटर. और उसमें क्या होता है? दे आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेकिंग द शुगर. तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं. द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इट इज नोन एज सरफेस टेंशन, कोहेजन, असेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपिरेशन. वही जिस पे हमने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है, उसी की डेफिनेशन पूछ ली है. तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन it is created by water itself. नहीं. कोहेजन क्या होता है? the attractive forces between the water molecules, ये भी नहीं. ascent of sap, that is the movement of waters from this root to the other parts of the plant, ये भी गलत. तो क्या बचा हमारा? ट्रांसपिरेशन. क्या बचा? ट्रांसपिरेशन. so option D will be correct. option D will be correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द क्यूटिकल्स ऑफ द प्लांट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द क्यूटिकल्स ऑफ द प्लांट? First, wax like covering of the leaves. Second, cutin is the principal substance. C, polymer of long chain fatty acids. या फिर it is composed of only cutin. इसमें हमने जो हमारे जो plant के thick cuticles है उसके बारे में not true. It is wax like covering, yes. It is the principal substance, polymer of long chain fatty acid, and it is mainly composed of only cutin. Not true. Not true. सो क्यूटिन इज द प्रिंसिपल सब्सटेंस, यस. क्यूटिन के अलावा में और भी लिपिड्स हमारे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यस. सो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ओनली क्यूटिन, नो. सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. Next questions, what are lenticels? Lenticels, epidermal structure, a wax layer of leaves opening in the bark, channel to transfer water. Lenticels क्या होते हैं हमारे? Epidermal surface, wax layer of leaf opening in the bark या फिर channel to transfer water. क्या होते हैं? Option C, opening in the bark. Option C, opening in the bark. Next question, mark the one which is not the characteristic of the guard cell. A, thickened inner wall. B, thick connected end to end. Then does not have chloroplast. D, radial micellation. Not लिखा है. इनर वॉल तो थिकेंड होती है, रेडियल मिसलेशन भी होती है, कनेक्टेड एंड टू एंड भी होता है. तो ऑप्शन कौन सा गलत हुआ? अरे स्टोमेटा के अंदर ही तो क्लोरोफिल होती है, तो क्लोरोप्लास्ट भी तो वहीं होगा. ऑप्शन सी विच इज द रॉन्ग. इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गार्ड सेल. इट डज हैव ए क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि तभी उसके पास जो है क्लोरोफिल होगी और वो फोटोसिंथेसिस में मदद कर पाएगा. सो द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ट्रांसपिरेशन? इट अकर्स बाय स्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड क्यूटिकल. वाटर कम्स आउट एज वाटर वेपर, ट्रू. It occurs in all the plants, true. It occurs by stomata, lenticels and the cuticle, true. So कौन सा करेक्ट हुआ हमारा? कौन सा करेक्ट हुआ? मतलब ये इनकरेक्ट है, इट इज इनकरेक्ट. जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ही हमारा करेक्ट है. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. रूट प्रेशर इट इज नॉट इन्वॉल्व. इंडीड इसकी जगह पे हमारा ट्रांसपिरेशन पुल इज इन्वॉल्व. इसकी जगह पे ट्रांसपिरेशन पुल इज इन्वॉल्व. ट्रांसपिरेशन पुल इट इज इन्वॉल्व. तो बच्चों ये था हमारा ट्रांसपिरेशन के बारे में. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपटेक ऑफ द मिनरल आयंस देखेंगे. वाटर की हम लोगों ने बात कर ली है ना कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इन दी प्लांट्स. अब जो है हमने मिनरल आयंस का देखना है. तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.